हेलो स्टूडेंट, हम लोग फिजिक्स का कक्षा 10 के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें लगभग सब समाप्त हो गया था। दर्पण सूत्र सिद्ध करना और दर्पण सूत्र क्या होता है ये बताना बाकी रह गया था। तो आज इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो लगभग चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दर्पण सूत्र दो प्रकार से निकलेंगे। जैसे हम गोलीय दर्पण में दो प्रकार के दर्पण पढ़ते हैं, अवतल और उत्तल। तो यहाँ पे हम अवतल के हिसाब से आपको दर्पण सूत्र निकालेंगे। अगला वीडियो में उत्तल से निकाल के भी बता देंगे, जिससे पूरा ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग वीडियो को शेयर भी कीजिए और जो नए हैं इसको सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। तो देखिए, इसमें यहाँ पर हम बनाए हैं अवतल दर्पण बनाए हैं। क्या बनाए हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सी से परे एक बिंब हम ए बी रखे हैं। इससे दो प्रकाश की किरणें निकलेगी। एक समानांतर किरणें हम ले रहे हैं, निकलती तो बहुत है लेकिन कम से कम फिगर बनाने के लिए दो ठो प्रकाश की किरणें की हमकी आवश्यकता पड़ती है। तो एक हम लिए मुख्य अक्ष के, ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समानांतर जो दर्पण से टकराकर फोकस होकर गुजरती है। एक लेंगे जो सी से होकर यानी वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तित होकर फिर उसी पथ पर लौट जाएगी। तो जैसे हम दर्पण छोटा बनाए हैं ना, तो इसलिए हम इसको पूरा नहीं दर्शा पाए, लेकिन वहीं दर्पण बड़ा होगा। दर्पण का होगा तो ये जाएगा इधर और यहीं से फिर इधर आते हुए समय होगा और फिर इसी पर जाकर क्या हो जाएगा? लौट जाएगा इसी पथ पर। ये दर्पण हो गया, समझिए। तो यहाँ पे ए और बी हमारा बिंब हुआ। अब प्रतिबिंब इसका हम क्या लिखे हैं? एम और एन। ये क्या लिखे हैं? एम और एन हमारा प्रतिबिंब हुआ। तो इसको हम लिख रहे हैं। देखिए, भाषा में लिखना पड़ता है। मान लिया गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कौन सा है? अवतल है। अवतल दर्पण में मान लिया गोलीय दर्पण में सी से परे, सी मतलब वक्रता केंद्र से परे ए बी वस्तु रखा, जिसका प्रतिबिंब एम एन का बना है। प्रतिबिंब कौन सा है? एम और एन, जिसका प्रतिबिंब एम एन, एम लिख लीजिए सही से, एम एन बनता है। एम एन प्रतिबिंब बनता है। तो एम एन प्रतिबिंब कैसा होगा? ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। क्या है? तो वास्तविक कटान से बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के विपरीत नीचे है। मुख्य अक्ष के नीचे है तो मतलब क्या है? उल्टा तथा छोटा। कैसा है? छोटा है, छोटा बनता है, छोटा बनता है। अब इसमें देखिए, आपको हम बता रहे हैं, जैसे ई पी पोल हो गया कि पी का होगा? पोल। तो पोल से वस्तु के दूरी को यू से लिखते हैं। तो ये पी और बी यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये पी बी क्या हो जाएगा मेरा? पी बी बराबर वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। अब देखिए, पी और एम ये है प्रतिबिंब। ये क्या है? प्रतिबिंब। ब्लैक से बना दीजिए। एम एन क्या है? प्रतिबिंब। तो पोल से प्रतिबिंब के दूरी
तो ई हो गया पी और एम, पी एम पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, भी से लिखते हैं। पोल से वक्रता केंद्र तक को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता दूरी क्या होगा, पी सी, तो वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, आर से। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। अब पोल से फोकस बिंदु, ई क्या है, फोकस बिंदु, तो पोल से फोकस बिंदु के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, तो पी एफ। अब फोकस दूरी को छोटका एफ से लिखते हैं, छोटका एफ से लिखते हैं। अब संबंध आपको हम बताए थे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होता है, यानी इसके बराबर ही ई होता है। एफ बराबर क्या बताए थे, आर बटे 2, या सीधा कहिए आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, दो से इधर गुना हो जाएगा 2f, यानी फोकस दूरी के दुगुना करिएगा तो आर निकलेगा। वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक आई हो गया फोकस दूरी, तो ई आर बराबर क्या हो जाएगा 2f, आर बराबर क्या हो जाएगा 2f भी लिख सकते हैं, 2f भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इतना आपको आशा करते हैं कि समझ लीजिए होइएगा। इसके बाद आपको इसको मिटा दे रहा। अब यहाँ पर गौर कीजिए, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज बन रहा है, और यहाँ पर भी क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी और समकोण त्रिभुज सी एम एन, सी एम एन, समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी एम एन, सी एम एन समान कोणिक है, मतलब सभी समान कोण है, समान कोणिक है। समझा रहे हैं कैसे समान कोणिक है, समान कोणिक, कोणिक समझ रहे हैं, समान मतलब बराबर, अब कोण मतलब कोणिक मतलब कोण, समान कोणिक है। देखिए यहाँ पर 90 के कोण बन रहा है, तो सी एम एन यानी इस त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें भी एक 90 के कोण बन रहा है, कोण बन रहा है कि ना, ये कोण के बराबर हो जाएगा सम्मुख कोण के कारण। और जब दो त्रिभुज में दो गो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, तीसरा कोण क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो दो गो कोण बराबर हो गया तो ई वाला कोण इसके बराबर खुद हो जाएगा, तो इसलिए समान कोणिक हो गया, यानी दोनों त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, यानी एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो गया, तो समान कोणिक हो गया। तो समान कोणिक जैसे हो जाएगा तो इसलिए ये त्रिभुज का हो जाएगा समरूप त्रिभुज हो जाएगा, समरूप, इसलिए समरूप त्रिभुज होगा, इसलिए क्या हो जाएगा समरूप त्रिभुज हुए, इसलिए समरूप त्रिभुज हुए। अब देखिए, तो जैसे समरूप त्रिभुज हो जाएंगे तो इसमें समरूपता का पूरा नियम लगेगा, समरूपता का त्रिभुज की समरूपता का होगा पूरा नियम लगेगा। तो समरूपता का त्रिभुज नियम लगेगा कि इसकी भुजाएं का हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी, ये दोनों त्रिभुज के ए बी सी और त्रिभुज सी एम एन की भुजाएं का हो जाएगी समानुपाती हो जाएगी। अतः इसकी भुजाएं समानुपाती होगी।
दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती होगी। अब त्रिभुज में देखिए, जैसे हम त्रिभुज के ई भुजा ले रहे हैं, ए और बी, क्या ले रहे हैं, ए और बी। तो ए बी के, तो इस त्रिभुज में जैसे देखिएगा, तो इसका ई वाला लंब वाला है, तो इसका लंब वाला क्या हो जाएगा आपका एम एन हो जाएगा। तो ए बी सी का ए बी लिए, तो सी एम एन का एम एन के ई समान इसके हो जाएगा समानुपाती। अब ई बराबर हो, यही अनुपात आपका बनेगा, यही अनुपात बनेगा इसका आधार वाला से, बी और सी से। किससे, बी और सी से, ए बी का बी सी। तो इसमें जैसे जाइएगा, तो इसका बेस वाला क्या है, सी और एम है, सी और एम है। तो ई बराबर हो जाएगा सी और एम का अनुपात में बराबर हो जाएगा। ए बी अनुपात ए बी बटे एम एन बराबर बी सी बटे सी एम, ये हो जाएगा समीकरण 1 हम लिख दे रहे हैं। क्या कर लिख दे रहे हैं, समीकरण 1 लिख दे रहे हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समझ गए आप। अच्छा, ये जो बिंदु है इसका हम कुछ नाम लिख दे रहे हैं, इसका कुछ क्या कर रहे हैं, हम आपका नाम लिख दे रहे हैं। तो जैसे नाम लिखे, जैसे इसका हम क्या नाम लिख दे, ये पी है, इसको क्यू लिख दे रहे हैं, क्यू लिख दे रहे हैं। तो इस मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर होता है। तो यहाँ से हम सोच लीजिए कि एक लंब डाल रहे हैं, यहाँ से एक लंब डाल रहे हैं, तो इस पर ई कहीं ना कहीं लंब डालेगा। तो यहाँ पर समझिए ई लंब हुआ, एस का हम एस नाम दे रहे हैं। कहाँ कर दे रहे हैं, एस। अब त्रिभुज देखिए, एम एन एम एफ, और यहाँ से एफ एस क्यू में, एफ एस क्यू में। तो त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, दिख रहा है। त्रिभुज आपका क्यू, इसमें तुलना कीजिए, क्यू एस एफ, क्यू एस एफ, और त्रिभुज एफ एम एन, त्रिभुज एफ एम एन, ये त्रिभुज का हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। देखिए कैसे, समान कोणीय के भी होगा, इसका ई 90 और इसका ई 90 लंब पर है, और इसका ई संगत कोण, इसका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का संगत कोण के कारण, संगत नहीं, संगत बोल दी, सॉरी, सम्मुख। तो जब जैसे दो को बराबर हो जाएगा, ई पूरा त्रिभुज में ई 90 और ई पूरा त्रिभुज में एन एम एफ में ई 90, और ई आमने सामने हैं, दोनों रेखा जब एक दूसरा के काटता है तो ये आमने सामने को सम्मुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्मुख कोण कहते हैं। तो सम्मुख कोण बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए ई लाइन इधर गया है, ई लाइन इधर गया है, तो ये दोनों कट कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों का हो जाएगा आपका त्रिभुज समरूप हो जाएगा। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए इनकी भी भुजाएं समानुपाती होगी। क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, समानुपाती होगी, हो जाएगी, समानुपाती होगी। तो समानुपाती होगी, तो इसमें देखिए पहले कौन सा त्रिभुज लिखे हैं, त्रिभुज यहाँ पर लिखे हैं क्यू एस एफ। तो क्यू एस एफ में तो क्यू और एस क्या कर दे रहे हैं, क्यू और एस लिख दे रहे हैं। तो क्यू एस जैसे लिखिएगा, तो इसका है ई त्रिभुज से देखिए एम एन एफ में, तो ई लंब का है, तो इसमें लंब का काम कौन कर गया, एम और एन। तो ई अनुपात किसके हो जाएगा, एम और एन का। फिर भी अब दूसरा भुजा भी इसका अनुपात में बराबर होगा। तो इसका बेस देखिए एस और एफ लिख दे रहे हैं, एस और एफ, एफ एस।
एफ और एस, एफ एस बोलिए, ई हो जाएगा। और ई आपका इस त्रिभुज का आधार कौन का होगा, एफ और एम, एफ और एम। क्यू एस एफ का, एफ और एस आधार हो गया। त्रिभुज एन एम एफ का आधार हो जाएगा एफ और एम। तो ई दोनों का भुजा का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर होगा। मैथ में आप लोग पढ़े होइएगा समरूप कैसे बराबर होता है, थेल्स पर में पढ़ना है, अगर नहीं पढ़े तो थेल्स पर में आपको पढ़ाएंगे हम। तो ये हो गया दूसरा का समीकरण। अब आइए आगे बना रहे हैं, इधर पूरा आएगा कि नहीं जी एक बोर्ड में, नहीं आएगा, नहीं आएगा तो मिटकाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ तक हो गया। तो समीकरण अब देखिए 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, ये हमारा क्या है, समीकरण 1, ये हो गया 2। तो इसमें 1 2 में हम तुलना कर रहे हैं, 1 और 2 से तुलना करने पर देखिए ए बी बटे एम एन है, ए बी बटे एम एन है। यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, क्यू एस बटे एम एन। तो ई देखिए, ई मुख्य अक्ष है, इसके ई मुख्य अक्ष हुआ, ई क्या हुआ, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष के ऊपर जो लाइन गया, किरण गया, इस समानांतर लाइन है, इसकी क्या है, समानांतर है। और जब दो रेखाएं समानांतर होती है तो ये दोनों रेखाओं के प्रत्येक जगह इसका जो दूरी होता है ये बराबर होता है। यहाँ भी जितना दूरी होगा वहीं यहाँ होगा, वहीं बीच में भी होगा, चाहे आगे भी बढ़ेगा, आगे भी रेखाएं बढ़ेगी तो इसके बीच में भी दूरी का हो जाएगा, उतना ही रहेगा। यानी कहने का मतलब ए बी जितना लंबा है, ए बी जितना लंबा है उतना ही लंबा आपका क्यू और एस होगा, क्यू और एस होगा। तो ए बी बटे एम एन, और यहाँ क्यू एस बटे एम एन, और ए बी बराबर ई, इस हिसाब से समानांतर के हिसाब से ए बी बराबर क्यू एस है। तो इधर का जब दो संख्या बराबर में हो तो पहले वाला जब दोनों समान हो, इधर वाला और इधर वाला ये दोनों समान है, तो बाद वाला भी ये दोनों पद का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा बी सी बटे सी एम, बी सी बटे सी एम, ये बराबर हो जाएगा हमारा एफ एस बटे एफ एम। समझ आया कैसे बराबर हुआ। जब बराबर से पहले का दोनों पद दोनों में बराबर है तो बराबर से बाद वाला पद भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इतना समझ आ गया। बी सी बटे सी एम, एफ एस बटे एफ एम। आगे इसको आपको बता रहे हैं, चलिए इसको अलग तरीक़ा से भी लिखा जा सकता है। जैसे ई हो गया बी सी बटे सी एम बराबर एफ एस को, अगर ई एस जैसे रेखा नज़दीक लाएंगे, रेखा नज़दीक लाएंगे, ई रेखा जैसे नज़दीक लाएंगे ऊपर वाला तो ये आकर सटेगा, तो क्यू जैसे कर्व में आता है, क्यू किधर आ जाएगा, पी के जगह पर आ जाएगा। तो यानी ई एस कहाँ घुसक कर चल जाएगा, पी के जगह पर। यानी एफ एस जो हम दूरी मान रहे थे, तो एफ पी इसको हम लिख सकते हैं। त्रिभुज तब भी क्या हो जाएगा, तब भी त्रिभुज समरूपी त्रिभुज रहेगा। तो ई एफ एस जो है यहाँ से यहाँ तक ही थोड़ा सा जो दूरी बच गया है, तो अगर ये नज़दीक रहेगा तब भी त्रिभुज छोटा हो जाएगा, लेकिन कौन तो चेंज नहीं होगा, समरूपी रहेगा। तो उस स्थिति में भी आपको एफ एस ई बराबर हो जाएगा, तो एफ पी के, तो ई का लिख दे, एफ पी लिखे बटे एफ एम रहेगा, क्या रहेगा, एफ और एम रहेगा। इतना तक समझ आया। इतना समझ आने के बाद अब आप देखिए हम इसको तोड़ कर लिख रहे हैं। सी और बी के दूरी है, सी और बी के दूरी है, हम यहाँ से तुलना कर रहे हैं। पी बी पूरा ले रहे हैं, तो इसके जगह पर हम क्या लिख दिए,
पी बी, लेकिन हमको दूरी कितना लिखना है, सी और बी का, तो इसमें से हम घटा रहे हैं पी और सी के, यानी यहाँ से यहाँ तक हम ले लिए और इसमें से हम पीछे वाला को घटा दे इतना फालतुआ को, तो माइनस पी और सी घटा दिए। तो ये लिखने का तरीका चेंज हुआ, मान में कोई चेंज नहीं हुआ। देखिए बी सी, बी और सी यहाँ से यहाँ तक के दूरी को लेना ही था, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को, तो हम ये पूरा ले लिए, यहाँ से यहाँ तक ले लिए। जब इतना फालतू हुआ तो फालतूआ को फिर घटा दिए, सी पी और सी के बीच के दूरी को घटा दिए। उसी तरह देखिए सी और एम है, कहाँ है, सी और एम है, यानी हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लेना है, सी और एम का। तो हम एक अलग तरीके से लिख दे रहे हैं, पी और सी लिख दे रहे हैं, पी और सी। अब माइनस में ये जो इतना फालतू ले लिए हैं, या यहाँ से पी से सी तक जोड़ लिए, तो हमको सी और एम का ही नहीं ज़रूरत था, सी और एम का ही ज़रूरत था, तो पी और एम को हम घटा ले रहे हैं, पी और एम को घटा लिए, बात समझे। एफ पी ई रहने दे रहे हैं, एफ पी रहने दे रहे हैं, कहा तो दूरी का। देखिए समझ आएगा आपको कि काहे हम इस तरह लिख रहे हैं, थोड़ा देर इंतजार कीजिए, 1 मिनट, आपको अच्छा से समझ आ जाएगा। अब एफ एम है, एफ एम हमको दूरी यहाँ से यहाँ तक ही लिखना है। अब एक बार हम पी से एम तक लिख दे रहे हैं, पी से एम तक, अब माइनस कर दे रहे हैं जितना फालतू हम लिख लिए, पी और एफ, पी और एफ दिख रहा है नीचे, यहाँ तक दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको दिखाई देना चाहिए। ये देखिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बी और पी थोड़ा लंबा हो जाएगा समझाने के चक्कर में, ना तो बनाने का तो 10 मिनट में हम बता देंगे। आप धैर्यपूर्वक देखिए इसको, बी और पी समझ आ जाएगा एक ही बार में, दोबारा साल भर पढ़ना नहीं पड़ेगा, ना तो तेजी के चक्कर में साल भर फिर 13-14 पढ़ते रहिएगा, कोई फायदा नहीं होगा। बी और पी ई लिखे हैं, बी और पी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तब देखिए ई है वस्तु, ए बी का है वस्तु, आप पोल से वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, तो इसको यू से हम लिख दें, इसीलिए हम इस तरह लिखे, बात समझ आया। यू भी एफ और आर हमारे पास यही नहीं रहता है, ई हो गया। अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस, पी और सी क्या हुआ, पी और सी, पी और सी जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आपको बता रहा है, इतना लिख दिए। देखिए लिखने से पहले एक नियम बता दे रहे हैं आपको, इसको लिखने से पहले क्या कर रहे हैं, एक नियम बता रहे हैं, तब आपको लिख रहे हैं। इसको एक 3 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, समीकरण 3 लिखिए। 2 तक हम लिख लिए थे, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3। एक आपको याद होगा नियम हम बताए थे कि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में, ये वास्तविक के बना है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आपका यू यानी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या, क्या कर दिए, वक्रता त्रिज्या यानी आर, वक्रता त्रिज्या आर। वक्रता त्रिज्या बड़ा आर से लिखा जाता है, आर कैसे लिखा है, वक्रता त्रिज्या आर से लिखा जाता है। ये तीनों ऋणात्मक होता है, क्या होता है, तीनों ऋणात्मक होता है, यानी सब माइनस में होता है। आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में यू भी और एफ, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की, वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में यू भी तथा एफ, एफ का है छोटा है, फोकस दूरी होता है, तीनों ऋणात्मक होता है, तीनों ऋणात्मक
होता है। यहाँ तक लिख लिए। देखिए अब बोर्ड तो भर गया, तो जिस कारण ये दिख रहा है कि नहीं जी, नहीं दिख रहा था। यहाँ पे देखिए बनने की स्थिति में यहाँ पे लिखे हैं तीनों ऋणात्मक होता है। पढ़ के सुना दे रहे हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में यू, भी और एफ तीनों ऋणात्मक होता है। यू हो गया आपका वस्तु की दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब की दूरी, एफ हो गया फोकस दूरी। बोर्ड पूरा भर गया, जिस कारण हमको मिटाना पड़ेगा। तो इस साइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब इधर का हम मिटा दे रहे हैं और यहाँ से फिर हम बना रहे हैं। समीकरण 3 से आइए। ये क्या है? समीकरण 3। समीकरण 3 से, समीकरण 3 के अब हिसाब से देखिए तो यहाँ पे बी पी जो पहले लिख रहे थे वहीं बी और पी, ई प्रतिबिंब, ई वस्तु है तो वस्तु की दूरी होता है। तो बी पी को हम क्या लिख दे? यू। क्या लिखे? यू माइनस पी सी, पी और सी ई केंद्र है, सी का है केंद्र, तो ये वक्रता केंद्र हुआ। ये आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र से। तो बस पोल से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या करते हैं, आर लिखते हैं। तो आर बराबर होता है 2f, यानी 2 गो फोकस दूरी के बराबर। तो हम आर के जगह पर क्या लिख दे? 2f लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2f लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लिख दिए, आपका इसके हिसाब से लिख दिए। अभी हम बताए हैं यू, भी और एफ तीनों ऋणात्मक होता है, तो इसमें भी माइनस लगेगा और इसमें भी माइनस लगेगा। बात समझे? ये क्या हो जाएगा? माइनस बटा पी और सी, पी और सी ये वक्रता त्रिज्या है। तो पी और सी के जगह पर क्या लिखे? 2f, आई माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में आपका हो जाएगा। तो 2f भी माइनस में, माइनस। अब यहाँ पर है पी एम, पी और एम ये है प्रतिबिंब की दूरी। पी और एम क्या है? ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? भी से लिखते हैं। अब प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होता है, तो माइनस भी बराबर यहाँ पर देखिए एफ और पी, एफ और पी यानी पी एफ का ये फोकस दूरी होगा। ये क्या है? एफ का फोकस बिंदु। आप पोल से फोकस बिंदु तक के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो पी एफ को हम क्या किससे लिखे दे? एफ से लिखे। किससे लिखे? एफ से। आप फोकस दूरी भी अवतल दर्पण में ऋणात्मक होता है, तो ई माइनस में ये भी रहेगा। उसके अलावा ये पी और एम, पी और एम ये है आपका प्रतिबिंब की दूरी। ये प्रतिबिंब दिख रहा है, ई का है? प्रतिबिंब है। ई वाला क्या है? प्रतिबिंब। तो पोल से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब की दूरी को भी से लिखते हैं, तो माइनस भी होगा। कहते हैं ये भी ऋणात्मक होगा। अब उसके बाद दिया है माइनस, उसके बाद क्या है? माइनस। अब माइनस है पी और एफ, तो पी से एफ तक क्या होगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी को छोटा एफ से लिखते हैं, तो ये भी माइनस में होगा। ये भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या है? तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आपका यू, भी, एफ और आर तीनों ऋणात्मक होता है। क्या होता है? तीनों ऋणात्मक। अब इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिए। क्या कीजिए? तिरछा तिरछी गुना कीजिए। इस पद से इसमें, इधर से इधर और इधर से इधर गुना कीजिए। तो पूरा पद से पूरा पद में आपको गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो गुना करने से पहले माइनस प्लस चेंज कर ले। देखिए इसको चेंज कर ले रहे हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। बराबर है। अब यहाँ माइनस यू, क्या लिखे? माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2f, प्लस 2f बटा माइनस 2f, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस 2, ये हो जाएगा भी बराबर माइनस एफ ऊपर आ जाएगा माइनस भी, ये हो जाएगा माइनस भी, माइनस माइनस प्लस एफ, क्या हो जाएगा? प्लस एफ। अब तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इससे इसमें और इससे इससे। तो यू से इसमें गुना कीजिएगा, तो माइनस यू से भी में पहले गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका प्लस हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस, यू भी से गुना होगा तो यू भी, फिर यू से एफ में गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, यू एफ से गुना होगा तो यू एफ, 2f से भी में गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस माइनस, 2f से भी में गुना करना है तो 2vf लिखिए, चाहे f भी लिखिए, तो 2vf लिख दिए, क्या लिख दिए 2vf, 2f से गुना कीजिए f में तो प्लस प्लस प्लस, आई हो जाएगा 2, f गुना होगा तो f स्क्वायर लिखिए, f स्क्वायर, इधर का आप गुना कर लिए, अब इधर से गुना कीजिए, इधर से गुना कीजिए, तो इधर से इसमें गुना कीजिए चाहे इधर से इसमें गुना कीजिए, बात बराबर पड़ेगा, तो माइनस माइनस गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, तो शुरुआत में प्लस लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये हो जाएगा f, 2f से गुना हो जाएगा तो 2f स्क्वायर, f से भी में गुना कीजिए तो माइनस प्लस माइनस, f से भी में गुना कीजिएगा तो भी एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी एफ। अब बराबर से पहले अब बराबर के बाद ये हो जाएगा, बराबर के पहले अब बराबर के बाद अगर जो कटने वाला है सेम सेम कट जाइए, देखिए यहाँ पर 2f स्क्वायर प्लस में है, इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, तो ये 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कट गया, कटने वाला है कुछ नहीं कटने वाला, देखिए आगे बढ़िए, ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ, माइनस 2f है, इधर है माइनस 2vf है, इधर है माइनस vf, तो ई वाला माइनस vf को इधर भेजिए, तो बराबर के बाद जैसे जाएगा तो ई प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, बात समझिए, ई वाला इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एक ही लाइन में लिख दे ना, तो लिख दीजिए एक भी घटा कर 2vf, माइनस में ई का हो जाएगा v और f, यहाँ पे क्या बचा u v माइनस u f बराबर 2vf में से 1vf घट जाएगा तो ये बच जाएगा सिर्फ v और f। यहाँ u सभी पदों में u v f भाग देने पर तो सभी पदों में u v f से भाग देंगे तो u ई है v भागा हो जाएगा u v f माइनस u f है, अब भाग देंगे u v f से, u v f से, u v f से भाग देंगे तो ठीक है, इधर भी v और f है, इधर क्या है v और f है, तो इधर भी भाग देंगे u v और f से, u v और f से भाग देंगे, तो देखिए कटने वाला कौन कौन सा है, क्या जानते हैं कहा ऐसा दिए, ऐसा किसी भी पद में आप समान संख्या से भाग दे रहे हैं, अब बराबर से पहले है बराबर से बाद भी है तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, सेम अनुपात कट जाएगा, और किसी भी पद में आप समान संख्या से गुना भी कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर भाग दिए जब तीनों में अलग अलग तीनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यू भी यहाँ पर भी क्या है यू भी कट गया, यहाँ पर यू एफ है तो यू एफ यू और एफ कट जाएगा, यहाँ पर भी बच जाएगा, यहाँ पर भी और एफ है तो भी एफ से भी और एफ कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, इधर लिख दे रहे हैं यहाँ पर 1/f बचा है, 1/, क्या बचा है f बराबर माइनस में है, माइनस का है माइनस, यहाँ पर u भी कट गया है, u f कट गया है तो यहाँ पर बचा है f, u f कट गया है, नीचे सिर्फ v बचा है, -1/f
भी बचा है। क्या बचा है? 1/v। अब बराबर यहाँ पर देखिए भी और f कटा है तो ऊपर 1 हुआ और नीचे क्या हुआ u, तो 1/, का बचा u। वन बटे एफ को यहीं पे रहने दे रहे हैं, इसको 1/-1/v को बराबर के बाद ले जाएंगे तो ई प्लस हो जाएगा, तो बराबर 1/u प्लस माइनस प्लस 1/v हो जाएगा। 1/, का हो जाएगा v। 1/f को यहीं पर रहने दी, अब -1/v को बराबर के उस बगल ले जाएंगे तो बराबर के बाद ले जाएंगे तो प्लस 1/v हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया? दर्पण सूत्र हो गया। यही क्या हो गया? हमारा दर्पण सूत्र हो गया। याद रखिएगा, दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। 1/v 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कहीं कहीं इसी को अलग तरीका से लिख देता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी u वाला का इधर लिख देगा, v वाला का इधर। तो जोड़ में पहले इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई फर्क पड़ने वाला है। अब जैसे ई 3 + 4 लिखिए तो अभी क्या आ जाएगा? 7 आएगा, चाहे 4 + 3 लिखिए तो अभी क्या आ जाएगा? 7 आएगा। कोई फर्क पड़ेगा? तो वही चीज़ है, इधर चाहे उधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप याद कर रखिएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये दर्पण सूत्र हो गया, तो ये प्रूव्ड हो गया दर्पण सूत्र। ऐसे में सिर्फ याद रखना यही है, लेकिन सिद्ध करने का पूरा तरीका प्रोसेस यह है। देखिए वीडियो हो गया 36 मिनट का समझाने के चक्कर में। तो जब भी सिद्ध करने का आएगा तो आप इसी तरह सिद्ध कीजिएगा। तो इस प्रकार दर्पण सूत्र हमने सिद्ध करके आपको बता दिया। अब इसका ये तो हम बताए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के माध्यम से। अभी उत्तल दर्पण के माध्यम से इतना ही लंबा सिद्ध करने का आता है, तो अब इतना समझाना हमको नहीं पड़ेगा। अगला जो सिद्ध करेंगे उसमें, तब तक आप जय हिंद बोलिए।